हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं। ठीक है, और एक बार शुरू करते हैं कि भाई पहली बात तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने 3-4 चीज़ें और पढ़ी थी। इसका नेचर क्या है, नेचर मतलब इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। ठीक है, यानी ये साइंस है कि आर्ट है। फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो साइंस भी होता है, वो आर्ट भी होता है। फिर हमने इसका स्कोप पढ़ा। स्कोप में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, स्कोप में हमने ये पढ़ा था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करते हैं और एग्रीगेट लेवल पे भी बात करते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन के बारे में बात करते हैं और एग्रीगेट मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पूरे देश के बारे में बात करते हैं। जब इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और यही सारी चीज़ें हम जब लार्ज लेवल पे पढ़ते हैं, यानी पूरी देश के लेवल पे पढ़ते हैं, तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट और पढ़े थे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स का मतलब मीनिंग के अंदर ही कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मनी। ठीक है, और इसके अंदर मनी से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी आती है। ठीक है, और उन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिससे परफॉर्म करके हम पैसा कमाएं या जो पैसे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है भाई, अभी हम एक बार देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या क्या है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब किसी भी गुड्स को बनाना या मैन्युफैक्चर करना। क्या करना, बनाना या मैन्युफैक्चर करना। अब ध्यान से सुनो प्रोड्यूसर क्या करता है, इनपुट लेके आता है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की क्या करता है, प्रोसेस। और प्रोसेस करने के लिए वो 2 फैक्टर का यूज़ करता है, कैपिटल यानी मशीनों का यूज़ करता है और दूसरा लेबर यानी मजदूरों का यूज़ करता है। ठीक है, मशीनों और लेबर का यूज़ करके वो क्या बना देता है, फाइनल आउटपुट बना देता है और उस आउटपुट को मार्केट में बेचना शुरू करता है। अब यहाँ पर जितने भी यूनिट्स बनेंगी, बनकर रेडी होंगी, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, चलो भाई उसके बाद देखते हैं, यानी यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी क्या आने वाली है, प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी होने वाली है और यहाँ गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम लकड़ी लेके आए। ठीक है, और उस लकड़ी की प्रोसेस करके हमने उसका क्या बना दिया, चेयर बना दी या टेबल बना दी। तो जो टेबल है ना, टेबल की जो क्वांटिटी है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। मान लो मैंने 5000 यूनिट बना दिए हैं तो 5000 हमारा क्या कहलाएगा, 5000 यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। दूसरी जो एक्टिविटी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सेलिंग। जो हमने यूनिट बना दी है, अभी जो 5000 यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने बना दी है, अब उसको मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा और उस सेलिंग को ही क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो, ये हमारे गुड्स बनकर रेडी हो गए। अब मैंने क्या किया, इन गुड्स को अलग अलग लोगों को बेच दिया। मान लेते हैं 2 ही लोग हमारे पास, हमने इनको बेच दिया। उस सेलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बदले में इनसे क्या ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हम कभी भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं तो वहाँ एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज को हिंदी में बोलते हैं विनिमय। क्या बोलते हैं, विनिमय। ठीक है भाई, अब एक्सचेंज कई तरीके का हो सकता है, एक्चुअली 4 तरीके का हो सकता है। ध्यान से सुनो, मनी टू मनी, कॉमोडिटी टू मनी, मनी टू कॉमोडिटी और कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अब ध्यान से सुनो, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी क्या होता है, इसे बोलते हैं वैसे बार्टर सिस्टम। पहले के ज़माने में क्या होता था, मनी होता नहीं था, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, पैसों के कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी देते थे। यानी एक भाई साहब ने कुछ वस्तु दी, बदले में हमने कुछ वस्तु दी। ठीक है, जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने गए, आप सब्जी खरीद के ले आए, बदले में आपने पैसे नहीं दिए, आपने अनाज दे दिया। ठीक है, बुक दे दी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। ठीक है, मनी टू मनी एक्सचेंज कैसे होता है, अब ध्यान से सुनो। मनी टू मनी एक्सचेंज का मतलब क्या है, जैसे आपने किसी भाई साहब को 2000 रुपये दिए, बदले में उसने 500 के आपको 4 नोट दे दिए। यानी आप एक तरीके से आपने क्या किया, एक्सचेंज किया है। दूसरी बात, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी खरीद ली हो। ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। यानी एक भाई साहब ने करेंसी दी, दूसरे भाई साहब ने अपनी करेंसी दी, इसको भी क्या बोलेंगे, मनी टू मनी एक्सचेंज। अब एक होता है कॉमोडिटी टू मनी और मनी टू कॉमोडिटी, ये एक्चुअली एक ही होते हैं। जैसे आजकल जो हम करते हैं,
मार्केट में जाते हैं, मान लो फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, हम उन भाई साहब को पैसा देते हैं, वो बदले में हमें क्या देते हैं, गुड्स दे देते हैं। तो हमने क्या दिया, मनी, और वहाँ से क्या आ गई, कॉमोडिटी। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी टू मनी या मनी टू कॉमोडिटी। आई बस समझ में, ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कन्वर्जन, ठीक है, बदलना, चेंज करना, ठीक है भाई। 3 एक्टिविटी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी होता है कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन मतलब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना। अब देखो इसका रिलेशन सीधा सीधा किससे, कंज्यूमर से। कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाला है वो, ठीक है। तो जो वो खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसी खर्चे को क्या बोलते हैं हम, कंजप्शन, ठीक है। और खर्चा कर रहा है तो इसका पूरा नाम हो जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कंजप्शन का सिंपल मतलब कह सकते हैं कि हम क्या, ये क्या होता है, बाइंग, किसी भी चीज़ को खरीदना, किसी भी चीज़ को परचेज करने को ही हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंजप्शन का मतलब आपने कोई चीज़ परचेज की है प्रेजेंट यूज़ के लिए, ठीक है। अब एक दूसरी एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप फिर से कोई ना कोई चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ खरीद रहे हो ना, वो प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, जिसका यूज़ हमें आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहे, ठीक है। एक हाउस होल्ड क्या कर सकता है, वो कार लेके आया, ठीक है, घर में उसने एसी लगवा दिया, या फिर क्या लेके आया, कोई भी टीवी लेके आ गया, ठीक है। अब ये तो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, अब ये आने वाले कई सालों तक आपको बेनिफिट देते रहेंगे। तो हाउस होल्ड के लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट। उसने कोई चीज़ खरीदी है, लेकिन जो चीज़ खरीदी है वो प्रेजेंट के लिए नहीं है, वो फ्यूचर तक हेल्प करने वाली है। आई बात समझ में। और जो सिर्फ प्रेजेंट के लिए हो उसे क्या बोलेंगे, कंजप्शन, और जिसका यूज़ हम फ्यूचर तक कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। दोनों में ही कंज्यूमर इस चीज़ को परचेज कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर लेके आया एक मशीन, ठीक है। अब जो मशीन लेके आया, उस मशीन से आने वाले कई सालों में गुड्स बनाता रहेगा वो, ठीक है। तो वो मशीन भी क्या कहलाएगी, इसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आई बात समझ में, ठीक है भाई। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सेविंग। सेविंग क्या होता है, देखो सेविंग का मतलब होता है हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हमने बचा के रख लिया है, यानी रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने रिटेन कर लिया, अपने पास बचा के रख लिया, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। एक्चुअली एक छोटी सी एक इक्वेशन बनती है, y = C+S। y का मतलब होता है इनकम, C का मतलब कंजप्शन, और S का मतलब सेविंग। आपकी जो इनकम है ना, आप उस इनकम का 2 ही काम कर सकते हो, तो खर्च कर सकते हो, बचा सकते हो। खर्च कर दिया तो आप क्या बोलोगे, उसे कंजप्शन, और बचा लिया तो आप उसे क्या कहोगे, सेविंग। आई बात समझ में। जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये थे, 100 में से आपने 80 रुपये खर्च कर लिए और बाकी 20 रुपये आपने क्या कर लिए, बचा लिए। तो 20 रुपये आपकी सेविंग कहलाएगी, 80 रुपये आपका खर्चा कहलाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन, और 100 रुपये आपकी क्या हो गई, इनकम। तो इतनी बात आई समझ में, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछ ली जाती कभी कभार, और वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करना। दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उन गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में सेल करने को ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या आ गया, थर्ड, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कितने तरीके का होता है, 4, मनी टू मनी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मनी टू कॉमोडिटी, और कॉमोडिटी टू मनी, ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना, कंज्यूम करना, प्रेजेंट के लिए। अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं फ्यूचर के लिए तो उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या, सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम का वो हिस्सा जो हमने बचा के रख लिया है फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलो भाई, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है भाई। हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या करने के बाद हमें क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, कहता है हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसे बोलते हैं चयन की समस्या। अब ध्यान से सुनो, चयन की समस्या क्या होगी। अब हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड हैं, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब सोच के देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कहते हैं नहीं, इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कहते हैं जितने रिसोर्सेज हैं उसके इक्वल ही हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि किस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करें और किसको छोड़ दें। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 900 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे चीज़ें खरीदनी है 1800 रुपये की,
ठीक है, मान लो 1800 नहीं 1200 रुपये ले लेते हैं, 900 रुपये मेरे पास है और मुझे चीज़ खरीदनी 1200 रुपये की, ठीक है, तो मैं 1200 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पाऊंगा, मैं सिर्फ 900 रुपये तक की ही चीज़ खरीद पाऊंगा, बाकी जो 300 रुपये बच गए, ठीक है, वो सामान मैं 300 रुपये का नहीं खरीद पाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो यही है कि हमें चॉइस करनी पड़ती है। बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमें चाहिए, जो हमारी डिज़ायर हैं, उसमें से भी हमें चूज़ करना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है और कुछ को हमें क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम पहले परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्यों? अराइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। कहता है इसकी एक ही प्रॉब्लम है। क्यों ये अराइज क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर जो तो बेसिक पिलर हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दोनों को फेस करनी पड़ती है। अब कंज्यूमर को क्या फेस करनी पड़ेगी? कंज्यूमर को ये फेस करना पड़ेगा कि भाई देखो, उसे मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम आती, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी परचेज, कि भाई मैं कौन से गुड्स और सर्विस को परचेज करूँ, उसके लिए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड इनकम है। ठीक है, अब उसके पास इनकम ही कम होगी तो सारे के सारे रिसोर्सेज तो पूरे नहीं कर सकता। अब एक फैमिली के अंदर एक इनकम ही ऐसा जरिया होता है जिससे वो फैमिली की चीज़ों की अरेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, अब फैमिली के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे काफ़ी चीज़ें हो जाती है, वो सारे के सारे कंप्लीट करनी है। लेकिन क्या वो अब इनकम के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं? ठीक है, कई बार हो भी जाती है और कई बार रह भी जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉब्लम आई कि मैं किस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करूं, क्योंकि मेरे पास जो इनकम है वो क्या है, लिमिटेड है। अब यही प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के साथ भी आती है। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ क्या आती है, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कि भाई मैं क्या सामान बनाऊं, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो तो लिमिटेड है। अब ये भाई साहब मान लो इसके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये चाहता है मेरे को क्या करना है, शूज़ की फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, सारा पैसा शूज़ पे लगा सकता है ये एक चीज़ चाहता है कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, चावल उगाने हैं, तो सारा पैसा क्या कर सकता है, चावल में भी लगा सकता है। ठीक है भाई, मान लो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, अगर इसे सारा पैसा शूज़ की फैक्ट्री में लगा दिया तो चावल उगाने के लिए इसके पास पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, सारे के सारे चावल उगाने में लगा दिए तो इसके लिए पैसे नहीं बचने वाले हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कि किन गुड्स और सर्विस का मैं प्रोडक्शन करूं। और इसके लिए भी ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर भी इसके पास भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड इनकम है, इसके पास पैसा ही नहीं है इतना कि ये दोनों के दोनों काम कर सकें। अब डिज़ायर तो इसकी है कि मैं हर एक इंडस्ट्री में, हर एक बिजनेस में अपना हाथ डाल लूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसा ही क्या है, लिमिटेड है। तो ये समझ में आया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है? सिंपल सी बात है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इसी वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मैं किस गुड्स और सर्विस को बाय करूं। प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करूं। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम और होती है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी। अब प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी क्या होती है? आप ध्यान से सुनो भाई। स्केरेसिटी को बोलते हैं हिंदी में दुर्लभता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेयर होती हैं, मिलती नहीं हैं, या जिनका प्रोडक्शन करना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी, इसको अगर सिंपल एक लाइन में समझे तो हम ये कह सकते हैं, जब किसी गुड्स की डिमांड, जब किसी कॉमोडिटी की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब किसी गुड्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा और सप्लाई क्या है, कम, ऐसी सिचुएशन में उस गुड्स के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ महंगी हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, इसको एक बार देखते हैं क्या कहता है। रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इज लेस देन, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो क्या है, कम है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के कंपैरिजन में? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो इतने हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है ना,
ठीक है, और जितने हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में क्या राइज होती है, स्केरिसिटी की प्रॉब्लम राइज होती है। आई बात समझ में? सिंपल शब्दों में इसे समझना तो हम क्या कह सकते हैं, जब किसी गुड्स की डिमांड उसकी सप्लाई के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केरिसिटी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक छोटा सा कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है स्केरिसिटी और प्राइस को लेकर, ठीक है, कि भाई स्केरिसिटी और प्राइस का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्केरिसिटी 3 तरीके की हो सकती है, ग्रेटर, लोअर और नो स्केरिसिटी। ग्रेटर मतलब बहुत ज़्यादा स्केरिसिटी। अब जब बहुत ज़्यादा स्केरिसिटी होगी, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होगी, जिसका प्रोडक्शन बहुत रेयर होगा, ठीक है, तो उसके प्राइसेस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, हाई प्राइस होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए इनके प्राइस मार्केट में और चीज़ों की प्राइसेस से बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक है लेस स्केरिसिटी। सेकंड, लेस स्केरिसिटी का मतलब अगर मान लो किसी भी चीज़ की स्केरिसिटी कम है, ठीक है, लेस है, तो उसके प्राइसेस कैसे रहेंगे, लोअर, उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, कम। एग्जाम्पल देखो, वाटर। अब ध्यान से देखो, वाटर, मान लो एक हीरा खरीदने चले जाओ, कई लाख रुपए का आपको एक हीरा मिलता है, ठीक है, बहुत हज़ारों में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन पानी अगर आप परचेज़ करने जाओगे 20-30 रुपए की बोतल आ जाती है, एक तरफ हीरा एक तरफ पानी, ठीक है, स्केयर तो पानी भी है, लेकिन इसके प्राइसेस क्या है, कम। क्यों? क्योंकि इसकी स्केरिसिटी, पानी की स्केरिसिटी डायमंड की स्केरिसिटी से कम है। डायमंड बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन वाटर रेयर नहीं है, ये इजीली मिल जाता है, इसलिए इसकी स्केरिसिटी इसकी भी है लेकिन कम है, लेकिन डायमंड की इससे ज़्यादा स्केरिसिटी। यानी कोई गुड्स ज़्यादा स्केयर होगा तो उसके प्राइसेस हाई होंगे, कोई गुड्स कम स्केयर होगा तो उसके प्राइसेस थोड़े से कम होंगे। आई बात समझ में? अब थर्ड है एक नो स्केरिसिटी। नो स्केरिसिटी मतलब किसी चीज़ की स्केरिसिटी ना हो, ठीक है। अब जब स्केरिसिटी नहीं है, जो दुर्लभ है ही नहीं, इजीली अवेलेबल है, तो उसके प्राइसेस भी कुछ नहीं होते, जीरो प्राइस। आई बात समझ में? ठीक है, जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसके प्राइसेस भी क्या होंगे, जीरो। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में एयर, हवा लेनी है, जाओ छत पे कितनी भी खाओ भाई, ठीक है। इसके अलावा सैंड, मिट्टी, ठीक है, गली में जाओ, गली नुक्कड़ में कहीं से जाके एक मुट्ठी अपनी मिट्टी भर के ले आओ, वो भी फ्री की है, उसका भी कोई प्राइस नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइस और स्केरिसिटी का रिलेशन क्या होता है। कई बार ये डायमंड वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई डायमंड और वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों ही स्केयर हैं, लेकिन डायमंड के प्राइस ज़्यादा है, वाटर के कम। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ स्केरिसिटी अलग है। डायमंड वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्केयर है, इसलिए इसके प्राइसेस भी क्या है, ज़्यादा है। वाटर इसके कंपैरिजन में कम स्केयर है, ये थोड़ा सा अवेलेबल भी है, इसलिए इसके प्राइसेस डायमंड के कंपैरिजन में कम है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्केरिसिटी पढ़ लिया। अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसके कुछ रीज़न भी तो होंगे, है भाई। देखो, उसके रीज़न भी बिल्कुल लाजमी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी तो होंगे, ठीक है। 3 छोटे छोटे से कारण हैं। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वही लिमिटेड हैं। अगर मान लो अनलिमिटेड होते, अंधाधुंध पैसा होता, कुछ भी खरीदो, कुछ भी बनाओ, लेकिन पैसे ही क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, वही 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन 4 कैटेगरी में हम लोगों ने रिसोर्सेज को बांटा था। ये चारों के चारों क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, सीमित है, ये असीमित नहीं है। अगर मान लो ये अनलिमिटेड होते तो जो चाहो वो खरीदते, जो चाहते वो बनाते, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं, सीमित हैं, लिमिटेड है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। कहता अगर ये भी अगर वांट्स भी लिमिटेड होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी क्या, अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिटी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ें खत्म ही नहीं होती तो भाई उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा और ना और रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट यूज़। जो भी आपके पास रिसोर्स है ना, उसका एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन का टुकड़ा है। अब मैं इसका कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लेते हैं मुझे क्या बनाना है, मुझे इस पे एक प्लेग्राउंड बनाना है, ठीक है, या फिर जिसको मैं कह सकता हूँ स्टेडियम बनाना है, ठीक। या फिर दूसरा, मैं इस पे क्या करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी,
ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, इस पीस ऑफ लैंड के दो यूज़ हो सकते हैं, या तो मैं स्टेडियम बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर क्या कर सकता हूँ, मैं कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकता हूँ। मान लो मैं फूल उगाना चाहता हूँ, या फिर मैं चावल या गेहूँ उगाना चाहता हूँ, तो ठीक है, दो काम हो गए, या तो मैं स्टेडियम बनाऊँ या फिर मैं यहाँ पर कोई ना कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करूँ। लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही चीज़ अवेलेबल होगी, एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो, ठीक है। यानी इस रिसोर्सेज के, पीस ऑफ लैंड के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे कोई एक चीज़ ही परफॉर्म होगी, ठीक है। या तो आप स्टेडियम बनाओगे, अगर आपने स्टेडियम बनाया तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, या आपको गेहूँ चावल या भाई कोई फूल वगैरह उगाने हैं, तो आप वहाँ स्टेडियम नहीं बना पाओगे। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, वैकल्पिक प्रयोग, ठीक, उपयोग, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। आई बात समझ में? चलो एक बार फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले प्रोडक्शन, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। दूसरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनको बेचना। फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन, मनी टू मनी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मनी टू कॉमोडिटी और कॉमोडिटी टू मनी। उसके बाद क्या है, कंजप्शन, कंजप्शन मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना प्रेजेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट, किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसे लगाना, उसको खरीदना फ्यूचर के लिए। उसके बाद सेविंग, इनकम का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं, उसे बोलते हैं सेविंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये अराइज क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही क्या है, लिमिटेड, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। ये प्रॉब्लम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फेस करनी पड़ती है। कंज्यूमर को क्यों फेस करनी पड़ती है और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है मैं किस गुड्स और सर्विस को बाय करूं, क्योंकि उसके पास लिमिटेड इनकम है। प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मैं किस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी का मतलब क्या है कि भाई जब किसी गुड्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केरेसिटी। फिर इनके बीच में प्राइस और स्केरेसिटी के बीच में रिलेशन था। क्या था? 3 रिलेशन थे। अगर ग्रेटर स्केरेसिटी है तो प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। लोअर स्केरेसिटी है तो प्राइस भी कम होंगे, और स्केरेसिटी है ही नहीं, ठीक है, तो प्राइसेस भी कुछ नहीं होने वाले, प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, जीरो। फिर हमने पढ़ा कि भाई केसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, केसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कारण क्या है। 3 छोटे छोटे कारण थे। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, यानी डिफरेंट यूजेस। आई बात समझ में? आज हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर के पास 3 मेन प्रॉब्लम होती हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। उसके अंदर फर्दर 3 प्रॉब्लम आती है। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम नेक्स्ट क्लास में तीनों के तीनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।